सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 का आपके 12th लेवल का जो जीके जीएस है, जो कि आपकी 18 अगस्त की जितनी भी शिफ्टें थी गाइज, उन सभी शिफ्टों के आधार पर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यानी कि ये बहुत ज्यादा संभावित है आपको उन शिफ्टों को देखकर, जो 18 तारीख को जितनी भी शिफ्ट हुई है, उन सभी शिफ्टों में जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पे आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी लोगों का आने वाला एग्जाम है आने वाले डेट में, उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जितना भी देखिए, जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सबको एक एक करके अच्छे से और ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो हड्डियों की निर्माण करने वाली कोशिकाओं को फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, या फिर ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट में आपको सही तरीके से अगर समझाऊं तो याद रखिएगा, ये वैसी कोशिका होती है जो शरीर में क्या होती है, नई हड्डी बनाती है और पुरानी हड्डियों की मरम्मत करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शरीर में नई हड्डी, शरीर में नई हड्डियों का निर्माण करती है। शरीर में नई हड्डियों का निर्माण करती है और पुरानी हड्डियों की मरम्मत करती है, मरम्मत में मदद करती है। और पुरानी हड्डी की मरम्मत में मरम्मत में मदद करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है ये कहाँ पाई जाती है गाइस। तो याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट पाई जाती है हड्डियों की बाहरी सतह पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पाई जाती है, तो हड्डियों की बाहरी सतह पर पाई जाती है, बाहरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको और पॉइंट है, जैसे कि आपका कौन सा हो गया गाइस, यहाँ पे हो गया आपका ऑस्टियोक्लास्ट। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है ये मैं आपको समझाऊंगी। जैसे अगर मैं ऑस्टियोक्लास्ट की बात करूँ तो ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये पुरानी हड्डी को तोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पुरानी हड्डी को तोड़ता कौन है गाइस, तो याद रखिएगा पुरानी हड्डी को तोड़ता है। ठीक है, पुरानी हड्डी को तोड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो है आपका और कौन सा हो गया, एक हो गया आपका जो है ये फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है संयोजी ऊतक बनाता है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट संयोजी संयोजी ऊतक बनाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक बनाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉन्ड्रोसाइट की गाइस, तो कॉन्ड्रोसाइट जो है ये उपास्थि बनाता है, जो कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट जो है ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है उपास्थि उपास्थि जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, कार्टिलेज। ठीक है, उपास्थि बनाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो ऑस्टियोब्लास्ट है guys, याद रखिएगा ये क्या करता है, ये हड्डी का निर्माण जो करता है, तो ये हड्डी का निर्माण किस तरीके से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में आपको और थोड़ा सा पॉइंट समझाती हूँ। तो याद रखिएगा ये कैल्शियम और फास्फेट जमा करके हड्डी बनाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या करती है, कैल्शियम कैल्शियम और फास्फेट बनाकर। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट बनाकर, फॉस्फेट सॉरी जमा कर कर बनाकर नहीं, जमा करके हड्डी बनाती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फेट बनाकर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा ये हड्डी को मजबूती भी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा यह कोलेजन में जो है प्रोटीन बनाता भी ऑस्टियोब्लास्ट ही है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या करता है, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में। ब्लैक कलर ले लेती हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे इसके बारे में क्या याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा कि जो है कोलेजन में प्रोटीन बनाने का काम कौन करती है, कोलेजन में प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो श्वसन का नियंत्रण जो है ये प्रमस्तिष्क से होता है, या फिर सेरेबल कॉर्टेक्स से होता है, या फिर मेडुला अब्लोगेंटा से होता है, या फिर पोन से होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन का नियंत्रण जो है ये मस्तिष्क के जो है मेडुला अब्लोगेंटा से होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे गाइस। ये जो होता है गाइस, ये इसके बारे में आपको याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित होता है। तो याद रखिएगा ये मस्तिष्क के जो है ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मस्तिष्क का ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है, सबसे निचला निचला हिस्सा होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो है दो श्वसन केंद्र होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दो श्वसन केंद्र होते हैं, दो श्वसन केंद्र होते हैं। तो वो दो श्वसन केंद्र कौन कौन से होते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है, और उसके काम क्या है। तो दो श्वसन केंद्र में पहला आपका हो गया गाइस डोर्सल, आपका रिस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ठीक है। पहला कौन सा है आपका डोर्सल। हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में, हिंदी में लिख देती हूँ। डोर्सल रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। पहला तो आपका ये होता है, ठीक है, पहला ये होता है। और इसका काम क्या होता है गाइस, तो इसका डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का जो है ये काम क्या होता है, ये जो है सामान्य श्वसन दर को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, सामान्य सामान्य श्वसन दर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और दूसरा आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा है आपका डोर्सल हो गया, एक हो गया दूसरा हो गया आपका वेंट्रल, वेंट्रल वेंट्रल लिख लीजिए, ठीक है, वेंट्रल वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप। हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो इसमें ये जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये सामान्य श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है, डोर्सल करता है। और गहरी और तेज सांसों को नियंत्रित कौन करता है, तो वेंट्रल करता है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या करता है, गहरी और तेज सांसों को नियंत्रित करता है, तेज सांसों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये दोनों का काम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो ये क्या करता है, ये जो है हम मेडुला ऑब्टूलेंगेटा जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है अनैच्छिक क्रियाओं कार्यों को नियंत्रित कौन करता है, ये करता है। तो याद रखिएगा अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं ये भी मैं समझाऊंगी। अनैच्छिक कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक कार्य कौन कौन से हो गए गाइस, तो याद रखिएगा अनैच्छिक कार्यों में आपका हो गया, जैसे आपका जो है हृदय की गति, ये हमारे हिसाब से हृदय जो है गति नहीं करता है, ठीक है, वो खुद ब खुद होता है। तो ये हमारा अनैच्छिक हो गया। इसके बाद जो है आपका ब्लड प्रेशर हो गया, रक्तचाप, ठीक है, ये भी आपका अनैच्छिक कार्य हो गया। इसके बाद जो है छींकना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सांस लेना यानी श्वसन, ये सब हमारे जो है ये सब अनैच्छिक कार्यों में आता है, ठीक है। तो ये उसको नियंत्रित करता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं प्रमस्तिष्क की बात करूँ, तो प्रमस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमस्तिष्क के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग,
सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, प्रमस्तिष्क। और याद रखिएगा प्रमस्तिष्क जो है ये क्या करता है, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये जो प्रमस्तिष्क है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो है ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए है, या फिर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए है, या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए है, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए जो है आपका अनुच्छेद 338 संबंधित है, ठीक है। पहले इसे मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग क्या होता है, राष्ट्रीय आयोग जो होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, पहले एक साथ था आयोग, लेकिन अभी जो है अलग अलग हो गया। तो ये मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जो भी एससी वर्गों की जो शिकायतें होती है ना उसको जांच करता है, ठीक है। ये आयोग क्या करता है, अब जैसे एससी वर्गों की है तो ये एससी वर्गों की शिकायतों की जांच करेगा, शिकायतों की क्या करता है, जांच करता है, जांच करता है, ठीक है। तो पहले जब आपका जो है यहाँ पे जो है एक संशोधन याद रखिएगा, 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 65वां संविधान संशोधन। तो 65वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 65वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1990 में, ठीक है, 1990 में। तो जब ये संविधान संशोधन हुआ था तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई थी तो इसमें जो है दोनों के लिए था, ठीक है, दोनों के लिए, यानी एससी और एसटी दोनों के लिए जो है ये आयोग थे, ठीक है, दोनों के लिए, दोनों के लिए आयोग थे, आयोग थे। लेकिन इसके बाद दोनों के लिए मतलब कौन से, दोनों के लिए मतलब एससी और एसटी, एससी और एसटी। इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था गाइस, तो ये हुआ था आपका 79वां संविधान संशोधन हुआ था, 79वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 79वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। मगर ये जो संशोधन हुआ था ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू जो हुआ था ये 2004 में हुआ था, ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन था इसमें क्या था, इसमें जो है एससी और जो एसटी के लिए जो है पहले एक ही आयोग था, वो बाद में जो है 79वां संविधान संशोधन होने के बाद एसटी और एसटी के लिए जो है आयोग जो है वो क्या हो गई थी, अलग अलग हो गई थी, ठीक है। इसमें जो है आयोग क्या हो गई थी, अलग अलग। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जब दोनों के लिए अलग अलग आयोग बने तो आर्टिकल भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद आपका 338, ठीक है, अनुच्छेद 338 जो है ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 जो है ये अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग होगा वो किसमें होगा, अनुच्छेद 338 में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो है अनुच्छेद 338 ए की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 338 ए, इसमें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग होगा वो किस आर्टिकल में होगा, वो आर्टिकल 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है आयोग की अगर मैं बात करूँ, दोनों आयोग जो है वो जो राष्ट्रीय आयोग है ये दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन आयोग तो एक ही है जिसका नाम है राष्ट्रीय आयोग। तो इसकी मैं थोड़ा-सा संरचना के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है? एक अध्यक्ष होता है। इसके अलावा अगर याद रखिएगा एक जो है उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, ठीक है? और जो है 3 आपका जो है अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं इस आयोग में।
जो कि ये आयोग क्या करता है, ये आयोग एससी वर्गों की जांच करता है, एससी वर्गों की शिकायतों की जांच करता है, और ये जो है एसटी वर्गों की शिकायतों की जांच करता है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी नियुक्ति कौन करता है गाइस, इन सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। तो इतना पॉइंट आपको राष्ट्रीय आयोग के बारे में याद रखना है, जो कि दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक आपका है, कौन सा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसकी स्थापना जो है वो किस अधिनियम के तहत हुई। तो पहले अधिनियम के बारे में बात करेंगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। मानव अधिकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कौन से अधिनियम के तहत, याद रखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। आपका ये कब हुआ था, 1993 में, ठीक है। इसके तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई, और स्थापना इसकी कब हुई थी, याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का जगह नहीं है, तो लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग की 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग, जो आपके ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि गुणसूत्रों की कुल संख्या मानव शरीर में कितनी होती है। गुणसूत्रों मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे कभी कभी आपको सिर्फ यहाँ पे गुणसूत्रों छोड़ करके क्रोमोसोम की कुल संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, या फिर जो है प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है गुणसूत्र में जो है अगर जोड़े में पूछा जाए, तो याद रखिएगा, गुणसूत्र जो है 23 जोड़ी होती है, ठीक है ना। 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी में होती है, तो ये 23 हो गई, और ऐसे आपका कितना हो गया, और ऐसे आपका जो है 46 हो गया, 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। 46 गुणसूत्र, जिसमें से आपको क्या याद रखना है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होती है, 22 जोड़ी, ये क्या होती है गाइस, तो याद रखिएगा, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होती है वो होती है ऑटोसोम। ऑटोसोम होती है, ठीक है। 22 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी मतलब कितना हो गया आपका, 22 जोड़ी मतलब हो गया आपका 44, ठीक है। और जो आपका एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र आपका क्या होता है, गुणसूत्र जो कि आपका होता है लिंग, लिंग क्रोमोसोम होता है, ठीक है। लिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि जो है कितनी जोड़ी गुणसूत्र जो है ये लिंग का निर्धारण करती है, तो एक जोड़ी गुणसूत्र जो है ये लिंग का निर्धारण करती है, ये जो है ये लिंग का निर्धारण करती है। यहाँ पे अगर हम गुणसूत्रों की बात करें क्रोमोसोम के बारे में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, आनुवांशिक गुणों का नियंत्रित करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आनुवांशिक आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा इसके बारे में और याद रखिएगा कि ये जो है ये किसकी बनी होती है, तो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि उत्तराखंड की कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित पशुपालन के लिए जानी जाती है, ठीक है। उत्तराखंड की ये जनजाति है, ये आपको बताना है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वन गुज्जर जनजाति, या फिर थारू जनजाति, गद्दी जनजाति, या फिर भील जनजाति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा वन गुज्जर जनजाति। वन गुर्जर जनजाति जो है, याद रखिएगा,
देखिएगा ये जो है उत्तराखंड की जनजाति है और ये जो है मौसमी प्रवास और वन आधारित पशुपालन के लिए ये जनजाति जानी जाती है। चलिए इस जनजाति के बारे में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड और जो है हिमालय जंगलों में होते रहती है, ठीक है ना। ये कहाँ रहती है? उत्तराखंड, उत्तराखंड और हिमालय, हिमालय जंगलों में रहती है, यानी निवास करती है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद याद रखना है कि ये जो है भैंस का पालन करती है। ठीक है, ये पशुपालन करती है। ठीक है, यहाँ जो कि आपके प्रश्न में ही बोला गया है कि ये पशुपालन करती है। पशुपालन में भी खास कर ये किसका पालन करती है guys? तो याद रखिएगा ये जो है भैंस का पालन करती है, भैंस का पालन करती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ guys तो याद रखिएगा ये जो है ये जंगलों में रहती है झोपड़ी बना के। ये तो पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वन गुज्जर के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस थारू जनजाति के बारे में। तो थारू जनजाति के बारे में आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कौन से स्थान पर रहती है तो इसके स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो थारू जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर जो है खासकर ये तराई क्षेत्रों में होती है। ठीक है, तो पहले ये लिखिए कि ये तराई क्षेत्रों में होती है, तराई क्षेत्र में निवास करती है। और तराई क्षेत्र कहाँ है गैस? तो याद रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर। ठीक है, ये थारू जनजाति। इसके अलावा अगर बात करेगा तो याद रखिएगा ये जो है जंगलों में और नदी के किनारों में ये जो है ये रहते हैं। ठीक है ना, खासकर ये जो है जंगल और नदी किनारा जो तराई क्षेत्र होता है वहां होता है। और याद रखिएगा ये लोग जो है जो थारू जनजाति जो है याद रखिएगा ये जो है कृषि पर निर्भर होती है। ठीक है ना, ये पशुपालन वगैरह नहीं करती है, ये कृषि पर निर्भर होती है, खेती करते हैं। ठीक है, ये लोग खेती करते हैं, कृषि पर निर्भर होती है। तो ये हो गया थारू जनजाति के बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गद्दी जनजाति के बारे में। तो गद्दी जनजाति के बारे में याद रखिएगा ये जो है हिमाचल प्रदेश के जो है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है ये। ठीक है, तो इसका स्थान आपको क्या याद रखना है? हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करती है। और याद रखिएगा ये जो है ये जो है चरवाहे होते हैं। ठीक है, जो गद्दी जनजाति होती है ये क्या होते हैं? ये चरवाहे होते हैं, चरवाहे होते हैं। ठीक है ना, ये जो है भेड़ बकरी का पालन करते हैं। ठीक है, ये किसका करते हैं? भेड़ बकरी का पालन करते हैं, भेड़ बकरी का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये जनजाति के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अब थोड़ा सा हम भील जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। तो भील जनजाति जो है ये आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है इसकी जीवन शैली कैसी होती है? तो ये लोग शिकार और खेती करते हैं। ठीक है ना, ये लोग क्या करते हैं? शिकार, शिकार और खेती पर निर्भर होते हैं। ठीक है, शिकार और खेती करते हैं। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है भीली चित्रकला जो है इस जनजाति की भीली चित्रकला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी चित्रकला? भीली चित्रकला, भीली चित्रकला। अच्छा, आपको कमेंट में करके बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जो है जनजाति कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो याद रखिएगा 66वां मनाया था, 58वां, 68वां या फिर 56वां। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56वां। ठीक है,
कौन सा बनाया था? 56वां बनाया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे अगर जो है इसरो के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी गाइस? 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसरो के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो इसरो के संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो है इसरो के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो इसके जो है जो है कुछ केंद्र हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये मुख्यालय भी लिख लीजिए। ठीक है, याद नहीं रहता है मुख्यालय। केंद्र के भी मैं नाम लिखाऊंगी। ठीक है, पहले मुख्यालय लिख लेते हैं। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु आपका कहाँ पड़ता है इस कर्नाटक। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसरो के जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, यानी 2025 में जो है अध्यक्ष कौन है इसरो के, तो यह देखिएगा इसरो के अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ। सोमनाथ है। ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान अध्यक्ष है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसरो का जो है कुछ केंद्र जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, ये आपका कहाँ है? सतीश धवन, सतीश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है guys? तो याद रखिएगा ये है आपका जो है श्री हरिकोटा में है। श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा आपका कहाँ है guys? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा कौन सा है guys? तो याद रखिएगा दूसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये किनके नाम पे है? जो इसरो के संस्थापक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ है guys? तो याद रखिएगा ये है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवंत तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह, तो याद रखिएगा भारत का पहला उपग्रह है आपका जो है आर्यभट्ट, जिसे लॉन्च किया गया था 1975 में। आर्यभट्ट, जिसे लॉन्च कब किया गया था गाइस? लॉन्च इसे किया गया था 1975 में। और सोवियत संघ यूएस जो है आपका जो है आरआर के इसमें जो है सोवियत संघ से जो है इसे सहयोग से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना गाइस? याद रखिएगा रोहिणी। रोहिणी उपग्रह के बारे में याद रखिएगा कि जो है रोहिणी जो है इसे 1980 में लॉन्च किया गया था। और यह भारत का पहला निर्मित जो है प्रक्षेपण यान से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहिणी। इसे कब लॉन्च किया गया था? 1980 में। ठीक है। और याद रखिएगा रोहिणी जिसे 1980 में लॉन्च किया गया था, ये पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में स्थित है, करनाल में है, मुंबई में है, या फिर नई दिल्ली में है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को।
3 जनवरी 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कि ये जो है किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी? नेतृत्व। तो याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो ये जो है आपको याद रखना है राजमुंदरी। राजमुंदरी में आपका कौन सा संस्थान है गाइस? तो याद रखिएगा, राजमुंदरी में है आपका जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान आपका राजमुंदरी में है। इसके बाद अगर मैं करनाल की बात करूं तो करनाल में है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी अनुसंधान, ठीक है। इसके बाद अगर हम नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में क्या आएगा? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप शामिल नहीं है? ठीक है ना। तो कौन सा हस्तक्षेप शामिल नहीं है? बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना, शहरी हवाई अड्डों का विकास, या ऑप्शन सी मेट्रो रेल का विस्तार, या ऑप्शन डी गगनचुंबी इमारतों का निर्माण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना संपर्क वाले गांवों को जो है जो है सड़क संपर्क प्रदान करना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो आपका जो है प्रधानमंत्री आपका ग्राम सड़क योजना है जो है, उसकी तहत क्या है? उसकी ये जो है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना। और इस योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी? 2000 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2000 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और इसके तहत जो है इसका उद्देश्य क्या था गाइस? तो इसका उद्देश्य था जो है हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना। जितनी भी छोटी छोटी गांव है हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क से जोड़ना। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपका जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुसार जो है आपका कौन कौन सा योजना आ जाता है? जैसे आपका मनरेगा, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। मनरेगा जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2005 में, ठीक है। मनरेगा क्या था? तो इसमें क्या था कि हर ग्रामीण परिवार को जो है वो 100 दिन की जो है गारंटी कृत जो है क्या होता था? रोजगार देना उनको होता था, ठीक है ना। जैसे नदी तालाब में जो है काम कर कर उनको 100 दिनों तक का जो है ये देना अनिवार्य था, ठीक है, मनरेगा के तहत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको और कौन सा कार्यक्रम हो गया? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुआ था गाइस, याद रखिएगा 2015 में। इसके तहत क्या था गाइस? तो 2015 में इसके तहत क्या था कि जो है हर ग्रामीण परिवार को जो है पक्का घर उपलब्ध कराना, ठीक है। इसके तहत क्या था गाइस? तो याद रखिएगा, हर ग्रामीण परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना, पक्का घर उपलब्ध कराना। और इसके लिए जो है सरकार राशि भी देती है। कितना राशि देती है गाइस? तो इसके लिए जो है राशि भी सरकार देती है। तो इसके लिए कितना राशि देती है गाइस? तो याद रखिएगा 1.20 लाख, 1.20 लाख की सहायता करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि थांका चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर हिंदू धर्म से? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है थांका चित्रकला जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थांका चित्रकला जो है ये किस पे की जाती है गाइस, तो याद रखिएगा थांका चित्रकला जो है ये सूती या फिर जो है रेशम वस्त्र पर जो है ये चित्र बनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा थांका चित्रकला में जो है ये सूती या रेशम वस्त्र, रेशम वस्त्र पर चित्र बनाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कि ये थांका चित्रकला जो है ये कहाँ-कहाँ प्रचलित है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके जो है तिब्बत में प्रचलित है। ठीक है। ये जहाँ कहाँ-कहाँ प्रचलित है याद रखिएगा। ठीक है। तिब्बत हो गया। इसके बाद आपको याद रखना ये नेपाल में प्रचलित है ये चित्रकला। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम में ये प्रचलित है। ठीक है। सिक्किम में ये प्रचलित है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये लद्दाख में प्रचलित है। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बारे में अगर बात करूँ गाइस तो यहाँ पे याद रखिएगा इसमें जो है थांका चित्रकला में जो है ये किसके चित्र बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें बुद्ध, इसके बाद याद रखिएगा बोधिसत्व, इसके बाद याद रखिएगा देवी देवताओं, देवी देवताओं, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है नेपाल में इसे क्या बोला जाता है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा नेपाल में जो है इसे, नेपाल में इसे कौन सा चित्रकला बोला जाता है, नेपाल में इसे पौभा, पौभा चित्रकला कहा जाता है, चित्रकला कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक का एक संग्रह होता है। तो वर्कशीट होता है, फुटेज होता है, चार्ट्स होता है या फिर वर्कबुक होता है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्कशीट होता है। वर्कशीट होता है, आपको याद रखना है कि जो एक्सेल में होता है गाइस, एक्सेल, याद रखिएगा एक्सेल की जो है एक फाइल होती है। ठीक है। एक्सेल की क्या होती है, एक फाइल होती है। ठीक है। फाइल होती है, एक्सेल की एक फाइल होती है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत सारे वर्कशीट होते हैं। ठीक है। जिसमें, जिसमें कई वर्कशीट होते हैं, जिसमें कई वर्कशीट होते हैं, होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा जिसमें जो है, और याद रखिएगा इसमें कई वर्कशीट होता है। तो याद रखिएगा हर वर्कशीट में, ठीक है ना, आपको याद रखना है कि जो हर एक वर्कशीट में है वो क्या हो सकता है, हर एक वर्कशीट में आपका डेटा हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है। फॉर्मूला हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका चार्ट्स हो सकता है। ठीक है। चार्ट्स हो सकता है। ठीक है। ये सारे होते हैं। और जो है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कबुक होता है इसका बहुत बड़ा मूल हिस्सा होता है आपका वर्कशीट। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोक अदालत का लाभ नहीं है? तो यहाँ मामलों का शीघ्र समाधान प्राप्त किया जा सकता है, या फिर अपील का अधिकार होता है, या इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, या हाँ कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ जो है, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा इनके निर्णय जो है ये बाध्यकारी होते हैं। ठीक है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो दोनों पक्षों की सहमति से होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा इसमें जो होता है ये दोनों पक्षों की सहमति से होता है, दोनों पक्षों की सहमति से होता है। ठीक है। इसी वजह से ये बाध्यकारी होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके खिलाफ जो है लोक अदालत के खिलाफ जो है आपको क्या याद रखना है कि इसके खिलाफ कोई भी, ठीक है, कोई भी जो है अपील का जो है इसके खिलाफ अपील का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसके खिलाफ
खिलाफ कोई भी अपील का अधिकार नहीं होता है। अपील का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो इसका इसके बारे में जो है, जैसे लोक अदालत है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊं तो क्या याद रखिएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है एक जन अदालत होता है, ठीक है। ये कैसा अदालत होता है? एक जन अदालत होता है, ठीक है। ये जन अदालत होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, जहाँ पे जो है जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कोई भी जो कि कोई भी न्यायालय में जो है, कोई न्यायालय से जो अदालत के कुछ मामले ऐसे होते हैं जो निपटती नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए कुछ कोई न्यायालय में जो है लंबित होती है, या फिर जो है अभी तक कोई ऐसा मामला है जो न्यायालय में पहुंचा ही नहीं है, उसको कौन देखता है? उसको लोक अदालत देखता है, ठीक है ना। तो यही होता है, इसी वजह से दोनों जो है पक्षों की सहमति से इसका होता है, और इसकी वजह से जो है ये इसके खिलाफ कोई भी अपील का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यह देखिएगा कि इसे जो है 1987 के तहत जो है वैधानिक मान्यता मिली थी, ठीक है। याद रख लीजिएगा, 1987 के तहत वैधानिक मान्यता मिली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों से को प्रदर्शित करती है? तो रासलीला करती है, मटकी, कालबेलिया या फिर गिद्धा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासलीला जो है ये राधा और कृष्ण की प्रेम जो है इसको प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा अगर हम रासलीला के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा, इसमें जो है कौन-कौन से संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो रासलीला के बारे में याद रखेंगे तो सबसे पहले जो है संगीत वाद्य यंत्र। तो इसमें कौन-कौन से संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग होता है गाइस? तो याद रखिएगा, इसमें जो होता है रासलीला में वो ढोलक का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये पॉइंट लिखा रही हूँ तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ढोलक, मंजीरा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सितार और हारमोनियम। हारमोनियम, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है कौन-कौन से अवसर पे किया जाता है रासलीला। तो याद रखिएगा अवसर, कौन-कौन से अवसर पे किया जाता है? तो याद रखिएगा ये किया जाता है आपके जन्माष्टमी के अवसर पे। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के अवसर पे। इसके बाद याद रखिएगा कार्तिक के अवसर पे। इसके बाद आपको याद रखना है सावन के अवसर पे, सावन। और याद रखिएगा वैसाख के अवसर पे। खासकर अगर बात करूँ तो जन्माष्टमी के अवसर पे सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो है कहाँ-कहाँ ये नृत्य होता है, स्थल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो होता है आपका मथुरा में होता है। मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, वृंदावन हो गया, आगरा हो गया, ये सब इस जगह जो है ये होता है, ठीक है ना। इटावा हो गया, इटावा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये जो है ये खाना बदोश जनजातियों के द्वारा ये नृत्य शुरू किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा रासलीला जो है ये किसके द्वारा? खाना बदोश, खाना बदोश जनजाति द्वारा, जनजाति द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मटकी, मटकी आपका कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कालबेलिया, तो कालबेलिया कहाँ का है गाइस? तो याद रखिएगा राजस्थान का है। और गिद्धा अगर मैं बात करूँ तो गिद्धा आपका कहाँ है? पंजाब का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा ब्रिटिश अधिनियम आईसीएस के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था करता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, चार्टर एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का, या फिर चार्टर एक्ट 1853 का। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है चार्टर एक्ट जो है 1853 का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीएस मतलब समझ रहे, इंडियन सिविल सर्विस। आईसीएस का मतलब क्या हो गया? इंडियन
सिविल सर्विस। ठीक है, ये किस अधिनियम के तहत? तो चार्टर एक्ट जो है याद रखिएगा 1853 का, इसके तहत। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसमें जो है इस अधिनियम के तहत और क्या क्या हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद जो है वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल की परिषद दो भागों में बट गया था, दो भागों में बट गया था। तो कौन कौन से दो भागों में बट गया था गाइस? तो पहला हो गया आपका जो है विधायी में और कार्यकारी में। कार्यकारी, कार्यकारी और विधायी में। कार्यकारी और विधायी में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो है आपको याद रखना है कि जो आपका क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में भी बदलाव हुआ था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में भी बदलाव हुआ था, यानी कि जो है इसमें जो है 24 घटाकर इसकी संख्या 24 से 18 कर दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो है वो 24 से 18 कर दी थी, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये जो है इसमें जो है गवर्नर जनरल कौन थे इस एक्ट के समय? जो है गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा इस एक्ट के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है लॉर्ड डलहौजी जो थे इसी अधिनियम के समय जो है गवर्नर जनरल थे। और याद रखिएगा इसमें इसके तहत जो है मैकाले समिति की गठन हुई थी। ठीक है ना, जो जिन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विस की रूपरेखा तैयार की थी। तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा, मैकाले समिति। मैकाले समिति जिसका गठन कब हुआ था? 1854 को। ठीक है, 1854 को। जिन्होंने क्या किया था गैस? तो जिन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की जो है याद रखिएगा परीक्षा की रूपरेखा बनाई थी। परीक्षा की रूपरेखा बनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी, तो वापस लौटा दी थी। तो किसकी वजह से गए? तो याद देखिएगा जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से, काकोरी कांड की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से, या फिर भगत सिंह की फांसी की वजह से। तो गए जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था गाइस? जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है इन्होंने जो है जो जनरल डायर ने थे उसने गोली मारकर जो है बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है, अमृतसर पंजाब में, अमृतसर में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसमें जो है एक ये भी बना था, स्मारक भी बना था 1951 में। ठीक है, 1951 में जालियांवाला बाग स्मारक बना। जालिया जालियांवाला बाग स्मारक बना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखना है आपको जो काकोरी कांड है। ठीक है, ये कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था आपका 1925 में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड की अगर मैं बात करूँ तो ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसी के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद भगत सिंह को फांसी कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1931 में इनको फांसी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है। पूंजीगत लाभ कर, कस्टम ड्यूटी, आयकर या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है कस्टम ड्यूटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा आयात और निर्यात पे, आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका पूंजीगत लाभ कर जो है ये आपको याद रखना ये संपत्ति के निवेश पर लगाया जाता है, ठीक है। संपत्ति के को जो आप बेचते हैं ना, संपत्ति के निवेश पर, संपत्ति को बेचने पर जो कर लगाया जाता है, निवेश पर लगाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आयकर, आयकर जो कि आपका इनकम टैक्स वाला है जो आय पर लगाया जाता है, आय पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूँ तो इसके बारे में आपको याद रखना ये जो है आपका जो है कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, कंपनियों के लाभ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित सुदर्शन चक्र मिशन किससे संबंधित है। सुदर्शन चक्र मिशन, ठीक है। सुदर्शन चक्र मिशन याद रखिएगा तो भारत का पहला मानव युक्त चंद्र मिशन था या फिर स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम था या फिर नेशनल 5G नेटवर्क प्रोग्राम था या फिर देश की सबसे लंबी सुरंग परियोजना थी। तो गाइज याद रखिएगा ये जो था सुदर्शन संघ ये था आपका मल्टी लेयर स्वदेशी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टी लेयर यानी कि याद रखिएगा ये जो है एयर स्पेस से होने वाले खतरों से बचाना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, एयर स्पेस, एयर स्पेस से होने वाले खतरों से बचाना, खतरों से बचाना, ठीक है, खतरों से बचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक है। तो ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, रफीक जकरिया है या फिर वीडी सावरकर है या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो ए नेशन इन द मेकिंग के जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस। तो सबसे पहले याद रखिएगा इन्होंने जो है ये समाचार पत्र एक शुरू की थी, ठीक है। कब की थी गाइस तो 1879 में, 1879 में जो है बंगाली, बंगाली समाचार पत्र शुरू की थी, समाचार पत्र शुरू की थी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इन्होंने जो है ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक लिखी थी गाइस कब लिखी थी। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी थी, पुस्तक कब लिखी थी, 1925 में लिखी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की थी, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये इन्होंने जो है 1895 में अध्यक्षता की थी, ठीक है। और ये कौन सा था तो याद रखिएगा 1895 में इन्होंने पुणे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पुणे अधिवेशन की, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा एक और अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी 1902 में, 1902 में। और 1902 में कौन सा था, अहमदाबाद अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि इन्होंने जो है
स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी गाइस? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो है 1876 में, 1876 में इंडियन नेशनल, ठीक है, 1876 में इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, इसके इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति दी गई है? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति दी गई है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की आपात दी गई है। कौन कौन सी दी गई है गाइस? तो याद देखिएगा, ये पहला दिया हुआ है आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका कौन सा दिया हुआ है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। इसके बाद जो है तीसरा आपका कौन सा है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, जो राष्ट्रीय आपातकाल है आपका 352, वो कब लागू किया जाता है? जब देश की सुरक्षा या फिर अखंडता को खतरा होता है, बाहरी आक्रमण से हो या फिर जो है आपके आंतरिक विद्रोह से खतरा होता है, तभी से लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, ये कब लागू किया जाता है? ये तब लागू किया जाता है जब जो है, याद रखिएगा, जब किसी राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है ना, इसे राष्ट्रपति द्वारा या फिर जो है राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर जो है स्वयं राष्ट्रपति भी जो है इस पे जो है घोषित कर सकता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ है, जो कि ये इसे जो है ये राष्ट्रपति से लागू घोषित कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन ये अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम जलेश्वर है, अंकलेश्वर है, अमरेश्वर है या फिर महाबलेश्वर है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकलेश्वर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंकलेश्वर जो याद रखिएगा, ये गुजरात के जो है भरूच जिले में स्थित है, ठीक है। गुजरात के कौन से जिले में? भरूच जिले में, भरूच जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस? कि याद रखिएगा, ये जो है आपका भारत की जो है सबसे प्रमुख जो है ये आपका प्राकृतिक गैस और तेल का जो है उत्पादन करता है, ये तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ये पेट्रोलियम साइट है। इसके बाद आपको याद रखना है कि अंकलेश्वर को जो है याद रखिएगा, ये जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन्हें क्या कहा था? समृद्धि का फव्वारा कहा था। समृद्धि, समृद्धि का फव्वारा, ठीक है। याद रखिएगा। इसके बाद जो है गुजरात का जो है एक जामनगर है, गुजरात में ही आपका कौन सा है? जामनगर। ये किस लिए प्रसिद्ध है गाइस? तो याद रखिएगा, गुजरात का जामनगर जो है ये जामनगर रिफाइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे जो है रिलायंस इंडस्ट्री की जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है सिंगल साइट रिफाइनरी है, ठीक है ना। याद रखिएगा, किस कौन सी इंडस्ट्री की? रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री की दुनिया की
दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट, ठीक है, सिंगल साइट रिफाइनरी है, रिफाइनरी है, ठीक है, रिफाइनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो अभी जो है अशोक के अभिलेखों को जो है किसने पढ़ा था, चार्ल्स मेडकॉफ ने, या फिर जॉन टावर ने, हेनरी सीसन ने, या फिर जो है जेम्स प्रिंसेप ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। और ये जो पढ़ा था ये अभिलेख को कौन सी लिपि में गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने पढ़ा था जो है आपके ब्राही लिपि में, ब्राही लिपि में पढ़ा था। और याद रखिएगा कब पढ़ा था गाइस, तो याद रख लीजिएगा ये था आपका 1837 में, 1837 में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये और याद रखिएगा सबसे पहले जो है सफलतापूर्वक इन्होंने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है गाइस। और यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।